नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम अर्थनीति में। मैं हूं कवीन सचान। 1 फरवरी को वित्त मंत्री बजट पेश करने जा रही हैं और सब जानते हैं कि ये बजट बहुत ही विषम परिस्थितियों में बनाया जा रहा है। अर्थव्यवस्था की पुरानी रफ्तार हासिल करने की जरूरत है और इसके लिए जरूरत है मांग को बढ़ाना और साथ ही निवेश को भी। निवेश बढ़ाने के लिए एक अनुकूल माहौल जरूरी है और भारत ने कारोबार के लिए अनुकूल परिस्थितियां तैयार करने की दिशा में काफी काम किया है और ऐसा लगता है कि उस दिशा में जो कदम उठाए गए हैं उसमें सफलता हाथ लगी है। साल 2016 में विश्व बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत की रैंकिंग 130 थी, जो 2020 में बढ़कर 63 पर पहुंच गई और आज कई क्षेत्रों में भारत की रैंकिंग काफी सुधरी है। जैसे माइनॉरिटी इन्वेस्टर की सुरक्षा के मामले में हम 13वें पायदान पर हैं, बिजली के मामले में 22वें, कर्ज मिलने के मामले में हम 25वें स्थान पर हैं और वहीं पर कंस्ट्रक्शन परमिट की दिशा में भी हमने काम किया और हमारी रैंकिंग यहां पर अब 27 है। हालांकि कई क्षेत्र अभी भी ऐसे हैं जहां पर हमें ज्यादा काम करने की जरूरत है। वर्ल्ड बैंक की रैंकिंग के मुताबिक कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स करने की बात आती है तो हमारा स्थान 163वां है। प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन के मामले में सुधार की बहुत गुंजाइश दिखती है क्योंकि यहां पर भी रैंकिंग 154 के करीब है। जहां तक कारोबार शुरू करने की बात है तो यहां दिक्कत आ रही है। वर्ल्ड बैंक की रैंकिंग के मुताबिक हम 136वें स्थान पर हैं। टैक्स देने की प्रक्रिया को भी सरल करने की मांग की जा रही है क्योंकि यहां पर भी रैंकिंग 115 है और सुधार की यह प्रक्रिया सिर्फ केंद्र तक ही सीमित नहीं है। राज्य सरकारों ने भी कारोबारी माहौल को प्राथमिकता देते हुए कई सुधार अपनाए हैं और इन कार्यक्रमों को देखते हुए इनकी रैंकिंग भी की गई है और इस रैंकिंग में आंध्र प्रदेश पहले, उत्तर प्रदेश दूसरे, तेलंगाना तीसरे और मध्य प्रदेश चौथे नंबर पर है। रैंकिंग में सुधार का सीधा मतलब होता है कारोबार में आसानी और अगर कारोबारी सहूलियतें बढ़ा दी जाएं तो लाजमी है कि देश में निवेश आने की संभावनाएं, उम्मीदें बढ़ जाती हैं। तो आइए एक नजर डालते हैं कि सीधे विदेशी निवेश के आंकड़े क्या कहते हैं। साल 2016-17 में भारत में 4,347 करोड़ डॉलर से ज्यादा का विदेशी निवेश आया। उसके अगले साल ये बढ़कर 4,485.7 करोड़ डॉलर पहुंच गया। साल 2018-19 में यह आंकड़ा 4,436 करोड़ डॉलर का रहा, जबकि पिछले कारोबारी साल यानी 2019-20 में यह 4,997 करोड़ डॉलर से भी ज्यादा था। इस साल अप्रैल से सितंबर के बीच में 3,000 करोड़ से ज्यादा का विदेशी निवेश रहा है। अब सवाल है कि इस बार बजट में किस तरीके से वित्त मंत्री इस मसले पर ध्यान देंगी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इन इंडिकेटर्स पर कितना काम किया जा सकता है और निवेश बढ़ाने के लिए क्या कुछ और टूल्स या उपाय विकल्प के तौर पर वित्त मंत्री के सामने होंगे, इसी पर आज हम बात करेंगे अपने खास कार्यक्रम अर्थनीति में। और हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं आज अर्थनीति में। हमारे साथ मुनींद्र कुमार जी हैं जो कि डीजी हैं CCI इंडिया से। आपका स्वागत है सर। और हमारे दूसरे खास मेहमान हैं डॉक्टर अर्पिता मुखर्जी जो कि प्रोफेसर हैं ICRIER से। मैम बहुत बहुत स्वागत आपका भी। शुरुआत में डॉक्टर अर्पिता जी आपसे करना चाहूँगा कि जिस तरीके से कोविड के दरमियान पूरा एक मैं कहूँ कि वित्तीय वर्ष हमने देखा है, उसके नतीजे, उसका इम्पैक्ट भी हमारे सामने है। अब जबकि एक नई शुरुआत दिख रही है, वैक्सीन इस वक्त आ चुकी है, उसकी भी शुरुआत हो चुकी है और अब बजट, किस तरीके से आप देखती हैं कि अगर हम उस रफ्तार को वापस हासिल करना चाहते हैं इकोनॉमी की GDP को लेकर, वहां पर निवेश कितना बड़ा एक मसला है, कितना बड़ा विकल्प है और फिलहाल जो स्थितियां हैं उसको बढ़ाने के लिए वो कितनी मजबूत, कितनी बड़ी चुनौती? नमस्कार। देखिए, हमारे देश में अभी जब हम निकल रहे हैं और ग्रोथ को रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं तो निवेश की बहुत बड़ा भूमिका है और इसको गवर्नमेंट भी रियलाइज भी करते हैं, गवर्नमेंट इसको प्रमोट भी करते हैं। इसीलिए कई सारे क्षेत्रों में उन्होंने FDI को खोल दिया है, FDI की कैप को ईज आउट किया है। गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर हमें काफी अच्छा टेक्नोलॉजी में FDI मिला है। अगर आप बाकी देशों के हिसाब से देखें तो इंडिया ने FDI में बहुत अच्छा किया है टेक्नोलॉजी में और इसी रफ्तार को हमको चलाए रखना पड़ेगा क्योंकि अभी भी काफी सारा टेक्नोलॉजी एरिया बाकी है जहां पे हमें निवेश लाना है। गवर्नमेंट ये ट्राई कर रही है कि हम जापान, ऑस्ट्रेलिया ये सब देशों के साथ अपना सप्लाई चेन बनाए, मैन्युफैक्चरिंग करें, प्रोडक्शन लिंक
मैन्युफैक्चरिंग इंसेंटिव्स भी दिया जा रहा है, कुछ एरियाज भी आइडेंटिफाई किया गया है और बजट में इसी सब एरियाज को देखना है कि कैसे सप्लाई चेन करने के लिए इनके इंटरमीडिएरीज कैसे आएंगे, कैसे वैल्यू चेन होगा, बजट को उसको अलाइन करना है। बाकी एक और चीज बजट को ध्यान में देना है, क्योंकि इंडिया का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है जो कि है मैन पावर। इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, इसलिए अगर कंज्यूमर को कंजम्पशन को बूस्ट दे, प्राइवेट सेक्टर अपने आप इसमें इन्वेस्ट करेगा, मगर इस साल थोड़ा कंजम्पशन नीचे चला गया है कोविड के लिए। तो अर्पिता जी, ये आप कह रही हैं कि मार्केट जिस तरीके से है और कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी हमारी नजर आती है, तो अपने आप स्वाभाविक है कि बाजार जिस तरीके का बड़ा होता दिख रहा है और जो डिमांड होगी वो अट्रैक्ट करेगी इन्वेस्टर्स को। मेरे ख्याल से बाजार जो आपका एफडीआई इंडिया में आता है, ज्यादातर उसको हम लोग मार्केट सीकिंग बोलते हैं, वो मार्केट को देख के आता है, क्योंकि वैल्यू चेन में अभी भी इंडिया का पार्टिसिपेशन काफी कम है। अगर आप देखिएगा वियतनाम, कंबोडिया, ये सब छोटे छोटे देश भी हमसे ज्यादा वैल्यू चेन में इंटीग्रेटेड है, तो हमारे मार्केट के लिए बहुत एफडीआई आता है। मुनीन जी, जो कि अर्पिता कह रही हैं कि महत्वपूर्ण ये है कि जो मार्केट है वो बहुत एक लिक्रेटिव नजर आता है निवेशक के लिए, और उस लिहाज से भारत में माहौल ज़्यादा बेहतर नजर आता है। लेकिन अगर मैं जो इस वक्त दुनिया भर के देशों के हालात हैं, और जैसे कि उन्होंने कहा भी कि कोविड के बाद नए सेक्टर्स या नए तरीके की निवेश की बातें भी हो रही हैं, ऐसे में जो एटमॉस्फेयर कंडीशंस हैं भारत में वो किस तरीके की हैं, और उसको अगर हम बजट में देखें तो उसको किस तरीके से लाभ सरकार ले सकती है निवेशकों के नजरिए से। जी, मैं इसमें आपकी 2-3 चीज को डेफिनेटली मैं इसमें एड ऑन करना चाहूंगा, और मैं इसको बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ देना चाहूंगा। अभी जो हमारी जो रैंकिंग हुई है वो काफी अच्छी रैंकिंग हुई है। हम लोग ने 79 पोजीशंस हमने जंप किया है। नाउ वी आर 63%। कोविड के वजह से जो चाइना में जो प्रॉब्लम्स थे, वहाँ के बहुत सारे ऐसे कंपनीज थे जो वहाँ छोड़ करके इंडिया में, वियतनाम में और जगह काम करना चाह रहे थे। और मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उस अपॉर्चुनिटीज को काफी अच्छी तरीके से समझा और उस पर उन्होंने काम किया। कुछ ऐसे पॉलिसीज लाई जो इन्वेस्टर फ्रेंडली हो रहा, तो उन्होंने काफी इस पर काम किया। बट में 2-3 चीज ऐसी जो चीजें हैं जो मुझे लगता है कि उसमें हमें काम करने की जरूरत है। एक तो हमें लगता है कि हमारी जो पॉलिसी है इट हैज टू बी वेरी प्रोएक्टिव होनी चाहिए, और जो पॉलिसीज है इट हैज टू बी मोर इन्वेस्टर फ्रेंडली होनी चाहिए। तो क्या सर अभी ऐसा लगता है आपको कि थोड़ा सा उसमें कुछ कमी है, अगर जो इन्वेस्टर्स के लिहाज से जो चाहते हैं उस लिहाज से हम पॉलिसी अभी नहीं दे पा रहे हैं? नहीं, पॉलिसी ठीक है, बट जो मैं कहना चाहता हूं कि वो इन्वेस्टर फ्रेंडली होने की और जरूरत है। कुछ ऐसे पॉलिसीज है जहां इन्वेस्टर्स को जो कंफर्ट जोन है वो मिलना चाहिए। अगर वो रहेगा तो शायद इन्वेस्टमेंट जितना हम अभी ला रहे हैं उससे कई गुना बढ़ सकता है। कई बार हमें लगता है कि लैंड बैंक्स की प्रॉब्लम्स होती हैं, टैक्सेशंस की प्रॉब्लम्स होते हैं, तो अगर इन पर हम कुछ अगर सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस पर काफी काम कर रहे हैं, ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर इज वर्किंग टायरलेसली इस पर काम कर रहे हैं, तो थिंग्स आर मूविंग इन अ वेरी वेरी बेटर वे आई कैन से। लेकिन मुनीन सर, क्या चाहे वो लैंड से रिलेटेड मसला हो, क्योंकि पहले भी कहा गया कि उसमें बड़े रिफॉर्म्स के साथ अगर हम आगे बढ़ते हैं तो निवेशकों के लिए ज़्यादा बेहतर मौका है, क्योंकि दुनिया के अलग अलग देशों में अगर हम देखते हैं कि निवेशकों के लिए 2 बड़ी चीज़ें हैं। एक तो जो भी डील या कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है उसको इन्फोर्स कराने की जो जिम्मेदारी है, और जिस तरीके से उसमें टाइम एक लैग है, क्या एक वो क्रूशियल फैक्टर है, और दूसरा लैंड बैंक लेकिन स्टेट लेवल पर उसको इम्प्लीमेंट करने की जो एक बड़ी खामी नजर आती है। जी जी जी, देखिए इसमें बहुत सारे स्टेट्स ने, अगर मैं यूपी की अगर बात करूं तो उन्होंने काफी इस पे इनिशिएटिव लिया है। लैंड बैंक्स को हर एक डिस्ट्रिक्ट्स में, हर एक डिस्ट्रिक्ट वाइज प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई करके उन्होंने एक लैंड बैंक्स क्रिएट किया हुआ है। बट कुछ वैसे स्टेट्स है जहां पर हमें लगता है कि यहाँ पर और कुछ करने की जरूरत है। टैक्सेशन स्ट्रक्चर जो हमारा है उसको और सिंप्लीफाई करने की जरूरत है। जो स्टार्टअप्स हैं, बहुत सारे अभी स्टार्टअप्स हैं, अगर आप उनको आप देखेंगे तो उन्होंने अपनी ऑफिसेस को, उन्होंने जो हेडक्वार्टर्स उन्होंने इंडिया से कहीं और चेंज किया है। यानी कि जो हमारी जो स्टार्टअप पॉलिसीज हैं उसको भी हमें थोड़ा सा इसको पॉलिश करने की जरूरत पड़ेगी। डॉक्टर अर्पिता।
क्या वाकई जो रिफॉर्म्स की बात हो रही है और जैसा कि रैंकिंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग की जो सब कैटेगरीज हैं, वो वाकई इशारा करती हैं कि जिन हम सेक्टर्स में, सब सेक्टर में कहूँ अगर वहाँ 150 से अगर रैंकिंग हमारी नीचे है तो वाकई वो एक चिंता की बात है। और उसे जब तक दुरुस्त नहीं करते हैं तब तक हम एक बड़े उस मार्केट के तौर पर इमर्ज नहीं कर सकते हैं जहाँ पर निवेशक दौड़े चले आए। हाँ, एक कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट एक मेजर इशू है जो कि हमारे देश में लोग कहते हैं कि एक बार कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने इन्फोर्स नहीं किया और वायलेट किया तो लीगल सिस्टम भी थोड़ा स्लो चलता है। तो ये दोनों साइड से ये एक एरिया है जो हमको कुछ एक फास्ट ट्रैक प्रोसेस करने पड़ेंगे। DIPP ने एक इन्वेस्टमेंट सेल में सिंगल विंडो क्लियरेंस ऑनलाइन की कोशिश कर रहे हैं, वो अगर इस साल चालू हो जाए तो काफी सारे प्रॉब्लम्स उसमें सॉल्व हो जाएंगे। DIIT का जो सर ने बताया ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो टैक्स और सब्सिडी, ये है बजट के हाथ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज। हम लोग सोचते हैं सब्सिडी दे दे, मगर फॉरेन इन्वेस्टर सिर्फ सब्सिडी नहीं देखता, वो देखता दो चीजें हैं। एक तो सब्सिडी WTO कंप्लायंट हो, दूसरी बात है कि सब्सिडी ना हो। अगर आप हमारे हिसाब से देखिएगा और दूसरे देश देखिएगा जैसे वियतनाम वगैरह, वो सब्सिडी आजकल बिल्कुल WTO कंप्लायंट कर दिए। तो वो हमारा, अगर हम एक्सपोर्ट लिंक सब्सिडी देंगे तो वो काउंटर वेट हो जाएगा। और अगर आप WTO के डेटा देखें तो हमारा काउंटर वेलिंग ड्यूटी सेकंड है इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना, जबकि हमारा एक्सपोर्ट और चाइना के एक्सपोर्ट में आपको पता ही है कितना डिफरेंस है। अगर ये जो हम रिस्ट्रक्चरिंग कर ले, सेकेंडली अगर हम बहुत ज्यादा बड़ा टैरिफ डाल दें इंपोर्टेड पर, तो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होता है। जो जिसका एग्जांपल है जैसे स्टील का प्राइस इंडिया में 50% इंक्रीज हो गया, ग्लोबली 20% इंक्रीज हुआ। सबने थोड़ा बहुत रेस्ट्रिक्शन तो किया ही है सारे देशों में, मगर जो 50% इंक्रीज हुआ ना, इसमें हमारा इंजीनियरिंग सेक्टर का ऐसे भी बहुत ज्यादा इफेक्टेड हो गया। सो इनके अगर ये सबको थोड़ा सा मुद्दे नजर रखें कि हम अपना बेस को थोड़ा कॉम्पिटिटिव रखें, और इसके साथ अगर हम थोड़ा लॉजिस्टिक कॉस्ट और पावर, तो आपका बेसिक वर्किंग कैपिटल का जो कॉस्ट होता है उसको थोड़ा कम करते तो निवेश बहुत अच्छी तरह से आए। लेकिन मुनीन सर, जिस तरीके से अब तक जो एटमॉस्फेयर है, और मैं कहूं क्योंकि भारत की जब हम कंपैरिजन करते हैं छोटे देशों से, तो एक बड़ी चुनौती ये भी आती है कि वहाँ पर सिस्टम किस तरीके का है। लोकतांत्रिक सिस्टम है, संघ एक हमारा जो सिस्टम है, वहाँ पर स्टेट के पास एक अपनी पावर्स हैं, सेक्टर्स मैं कहूँ कि जो एरिया है वो बटे हुए हैं। ऐसे में केंद्र सरकार के पास विकल्प के तौर पर स्कोप कितना दिखता है कि उन चीज़ों को लागू करवा पाना, जब हम कंपेयर करते हैं वियतनाम में छोटी छोटी जो इकोनॉमिक कंट्रीज इस वक्त हैं जो कि ग्रो करती हुई नजर आ रही हैं। जी, इसलिए मैंने कहा कि गवर्नमेंट को वैसे पॉलिसीज में थोड़ी सी और एफर्ट्स करने की जरूरत है जहां पर इन्वेस्टर्स को एक कंफर्ट जोन मिलता है कि वो अगर इंडिया में इन्वेस्ट करता है तो उसको कहीं भी लीगल प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, उसकी टैक्स स्ट्रक्चर्स हैं उसको इट कैन बी टेकन केयर ऑफ, उसकी जो सॉल्वेंसीज के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, जो कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स होते हैं, उसके जो रेजोल्यूशंस होते हैं वो फास्टर हो सकता है, उनको सिंगल विंडो क्लियरेंस मिल सके, उनकी जो प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशंस है, इलेक्ट्रिसिटीज हैं, या जो भी उनकी जो लोकल जो रिक्वायरमेंट होती है एक कंपनीज को, एक एंटरप्राइज को स्टार्ट करने के लिए, वो फास्टर पेस में उसको किया जा सके। और आई थिंक दीज आर दी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और उस पर हम लोग को करना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे ऐसे चीजेस किए हैं, जैसे अगर आपको लैंड्स की रिक्वायरमेंट है, नाउ थिंग्स आर वेरी मच कंप्लीट, उनको डिजिटल फॉर्म में कर दिया गया है, तो इट्स बिकम इजियर। उसकी क्या टाइटल्स हैं, क्या उसके अंदर कहीं कोई लाइक देयर काइंड ऑफ इश्यूज विद द लैंड, वो सब आप वेरीफाई कर सकते हैं। क्रॉस बॉर्डर्स में अगर आप इफ यू टू एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स, थिंग्स आर सो इजी। आपको सेल्फ डिक्लेरेशंस करनी है, यू कैन जस्ट गो ऑन द वेबसाइट एंड डू योर सेल्फ डिक्लेरेशंस एंड सेंड द गुड्स। So things are taking its own shape. लेकिन मुनीन सर, जो अब तक एक ट्रेंड रहा है, और हम ये ना कहा जाए कि बेस जो इंडस्ट्रीज हैं, जो कोर सेक्टर के इंडस्ट्रीज हैं, उनके निवेशकों को हमने बढ़ाया है, और जो आंकड़े बता रहे हैं कि पिछले एक दशक में तेजी के साथ वहाँ पर विदेशी निवेश बढ़ा है, और जो माइनॉरिटी निवेश है अगर मैं कहूँ कि वहाँ पर भी नज़र आ रहा है। लेकिन जैसा कि स्टार्टिंग में ही डॉक्टर अर्पिता ने कहा कि
कोविड के बाद कुछ नए सेक्टर्स या कुछ ऐसे नई चीजें नजर आ रही जहां पर अब तक निवेश के लिहाज से ना तो हमारे पास उस तरीके का एनवायरनमेंट था, ना हमने उन सेक्टर्स की तरफ कभी रीच जो थी उसको हमने छूने की कोशिश की थी। क्या एक बेटर स्कोप यहां पर दिखता है और बजट में उसको लेकर किस तरीके की संभावनाएं आपको लगता हो सकती हैं? जी, आई थिंक हॉर्टिकल्चर्स, एग्री टूरिज्म में जितना हमें करना चाहिए था कुछ कुछ स्टेट्स में, आई थिंक वो शायद हम उसको अचीव नहीं कर पा रहे। एंड एग्रीकल्चर्स, हॉर्टिकल्चर्स, इको टूरिज्म, यहाँ पर बहुत कुछ हो सकता है। फर्स्ट इनिशियल स्टेज में जो एनर्जी सेक्टर्स में हमारा काफी ग्रोथ अच्छा रहा, बट चूंकि उसके जो रेट्स है, जो टैरिफ्स है, उसके अंदर फ्लक्चुएशन की वजह से जिस तरह की इन्वेस्टमेंट हमें एनर्जी सेक्टर में आनी चाहिए और खासकर सोलर एनर्जी में आना चाहिए था, वहां कहीं ना कहीं ये लगता है कि शायद जो इन्वेस्टर्स है, जो उसके जो ROI है, उससे वो उतना कन्विंस नहीं है। और वो कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट करता है कि चीजें को जहां उसको जो छोटी जो पॉपुलेशंस वाले जो एरियाज है, उसको वहां ही इज गेटिंग मोर कंफर्ट जोन। डॉक्टर अर्पिता, क्या ROI एक बड़ा कंसर्न है निवेशकों के नजरिए से? हालांकि कहा जाता है अर्थव्यवस्था में कि वो वाकई निवेशक के लिए सबसे क्रूशियल एक टूल होता है जांचने परखने का कि कौन सा देश ज़्यादा बेटर है, लेकिन ROI के नज़रिए से अगर देखें तो क्या वो फैक्टर है जहां पर अब सरकार को आगे बढ़ना होगा, चाहे वो हम अलग अलग रिफॉर्म्स की बात कर रहे हों या फिर हम नए कानूनों के जरिए उनको बदलने की बात कर रहे हों? देखिए, इन्वेस्टर देखता है कि मुझे अपनी ROI है, उसके पहले भी वो देखता है कि मुझे अपने सप्लाई चेन पे कितना कंट्रोल है। इंडिया में एक जगह पे जहां पे हमने निवेश में रेस्ट्रिक्शंस थोड़ा ज्यादा किया है, और वो है रिटेल में है और ई-कॉमर्स में इन्वेंटरी बेस्ड मॉडल पे है। ये ग्लोबली कहीं पे है नहीं। मल्टी ब्रांड, सिंगल ब्रांड रिटेल ग्लोबली कहीं पे नहीं है, छोटा बड़ा कोई भी देश देखिएगा। और अगर हम लोग अगर चाहते हैं कि B2B प्लेटफॉर्म करें और फार्मर को बेनिफिट हो, जैसे सर ने अभी बोला हॉर्टिकल्चर में, तब उनको इन्वेंटरी का राइट देना पड़ेगा, क्योंकि इन्वेंटरी ना करे तो प्रोडक्ट पेरिशेबल है, खराब हो जाएगा, वो इन्वेस्ट नहीं करेगा। तो हमारा जो सर्वे, हमने अपना एक सर्वे किया है फॉरेन इन्वेस्टर्स का, उन्होंने बहुत क्लियरली बोला है कि मुझे लेवल प्लेइंग फील्ड दो बड़ों के साथ। मैं छोटे के छोटे का कंपटीशन नहीं चाहती, छोटे हर देश प्रोटेक्ट करता है, मगर बड़ा और मेरा लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। ये उनका पहली बात है। ROI से भी ये सबसे बड़ी बात है। सेकेंड बात है कि मेरी इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन, जो कॉन्ट्रैक्ट का जो चक्कर है, वो एक और रीजन है कि हमने बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी से अपने आप को विड्रॉ कर लिया, तो उनको कहीं जाने का जगह नहीं है, उनको डोमेस्टिक में जाना पड़ेगा, क्योंकि इंटरनेशनल कोर्ट पे जाने का उनका जगह नहीं है, हम ISDS का मेंबर नहीं है। ये सारी चीजें मैटर करता है जब आप बल्क इन्वेस्टमेंट लाते हो, स्पेशली जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में बल्क इन्वेस्टमेंट लाते हो। और जब आप जिस तरह की इन्वेस्टमेंट लाते हो उसके ऊपर रिक्वायरमेंट का मैटर होता है। जैसे मानिए आप टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट लाओगे तो डेटा का फ्लो का मैटर करेगा, डेटा सिक्योरिटी एक्ट का मैटर करेगा। जब आप सप्लाई चेन बनाओगे तो आपको मैटर करेगा कि आप इंपोर्ट ड्यूटीज आपका क्या है, और आपका टेस्ट मार्केट आप कर पा रहे हो क्या प्रोडक्ट को, आपका मार्केट डिमांड है, तभी आप आके मैन्युफैक्चरिंग करोगे। अब टेस्ट मार्केट स्टेज पे ही रुक जाओगे तो आप मैन्युफैक्चरिंग नहीं करोगे। और जब आप जाके फार्मर के साथ काम कर रहे हो, प्रोडक्ट सोर्सिंग कर रहे हो, आपके लिए सबसे बड़ी चीज है कि पेरिशेबल सप्लाई चेन में आपके एंड टू एंड कंट्रोल हो। ये छोटे मोटे चीज लगते हैं अपने आप में, मगर इनको अगर हम जोड़ सकते हैं तो निवेशक हमारे देश को बहुत प्यार से देखते हैं, क्योंकि इतना सुंदर डेमोक्रेसी है इस देश में, इतनी चॉइस है। आप सेंट्रल लेवल पे देख सकते हो, स्टेट लेवल पे देख सकते हो, इतना ज्यादा कंज्यूमर बेस है और स्किल्ड पीपल है, हाई स्किल। स्टेट में हमारा रैंकिंग कितना हाई है, इसीलिए हमारे लिए निवेश मिलना मुश्किल नहीं है। हम काफी हद से उसको भी IPR भी प्रोटेक्टेड रखते हैं हम। ये सब हमारे लिए बहुत पॉजिटिव है, मगर इन्वेस्टर एज सच सब्सिडीज आजकल देख नहीं रहे हैं, और कॉर्पोरेट टैक्स हमारा ऑलरेडी रिड्यूस हो चुका है, तो वो उससे खुश है। ओके, लेकिन मुनीन सर, जो डॉक्टर अर्पिता कह रही हैं कि अगर बॉटम
टू टॉप हम एफडीआई के लिए खोलते हैं, जिसके चलते से पहले जो कई रिपोर्ट्स इशारा करती हैं कि जो भारत में एक असंगठित क्षेत्र है जिसका बहुत बड़ी हिस्सेदारी है और कई बार क्राइसिस में उसने कंट्री में जीडीपी हो या ओवरऑल इकोनॉमी को उसने एक सहारा दिया है। कितना बैलेंसिंग एक्ट आपको लगता है जिसकी ज़रूरत है इस बार के बजट में कि वो भी बरकरार रहे, और दूसरी तरफ जो कि डॉक्टर अर्पिता कह रही थी कि जो डिमांड होती है एक बड़े निवेशक की कि सप्लाई चेन से लेकर हर चीज़ उसके कंट्रोल में हो, वो वहाँ पर पहुँच सकता हो, वो उसके लिए रास्ते के दरवाजे के जो रास्ते हैं वो खोलने की बात हो। जी, आई थिंक फिर जैसा हमने इनिशियल में हमने ये कहा था कि इन्वेस्टर्स बेसिकली आने से पहले उसको कई सारी चीज को उसको ध्यान में रखना पड़ता है। और अगर हम आज के डेट में अगर ये सिचुएशंस को अगर हम समझने की कोशिश करते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर्स में अगर आप देखें, वैल्यू चेन में जो लॉजिस्टिक सेक्टर्स में है वहां पर बहुत सारे इन्वेस्टर्स आए हैं, बड़े से बड़े आप ग्लोबल कंपनी का अगर आप नाम लेंगे तो वो सभी आज के डेट में वेयर हाउसिंग में लॉजिस्टिक सेक्टर्स में है। बट कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हम लोग जो वो कनेक्टिंग जो डॉट्स हैं इन सभी सेक्टर्स के बीच में, वहां कहीं ना कहीं एक गैप रह जाता है, और उस गैप की वजह से जो हमें रोबस्ट जो ग्रोथ होनी चाहिए वहां कहीं ना कहीं ये इट्स बिकम बैलेंस एंड चेक फॉर दिस थिंग्स। लेकिन एक और इशू सर ये कि असल में स्कोप कितना है इस बार जब बजट पेश होगा, तो वित्त मंत्रालय या वित्त मंत्री या महोदय जो हैं उनके सामने क्या बड़े टूल आपको लगता है जो कि विकल्प के तौर पर हो सकते हैं अगर हम निवेश बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, और साथ ही साथ जो हमारे कंसेंट हैं? जी, चैलेंजेस तो डेफिनेटली हमें कोरोना की वजह से देश में है ही है, और उसकी वजह से हर चीज जो फाइनेंशियल जो सिचुएशंस है वो इट हैज टेकन ऑन अ वेरी डिफरेंट फ्रंट नाउ। इनफैक्ट जो हमारा सबसे जो कंसर्न एरिया वो होना चाहिए था कि हम रेवेन्यूज को कैसे इंक्रीज करें, और वो शायद हम नहीं कर पा रहे हैं। जो हमारे जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं। रेवेन्यू के जो कलेक्शन जो हमारे डायरेक्ट टैक्स से होने चाहिए थे या इनडायरेक्ट टैक्स से होने चाहिए, या जो सेंट्रल टैक्स से होने चाहिए थे या स्टेट गवर्नमेंट के टैक्स से होने चाहिए थे, शायद वो टैक्स कलेक्शन से एक हमारे लिए चैलेंजेस जरूर बन के रह रहे हैं। लेकिन दिसंबर के बाद सर जो जीएसटी के आंकड़े हैं जो हमारा काफी दिसंबर के बाद से ऐसा लग रहा है कि ट्रेंड काफी अच्छे होंगे, क्योंकि जो दिसंबर के आंकड़े आए थे जीएसटी कलेक्शन को लेकर वो एक नए रिकॉर्ड पर था और एक पॉजिटिव ट्रेंड अपवर्ड नजर आ रहा है। जी बिल्कुल है, बट इसके साथ में ये भी है कि अगर आप कुछ ऐसे सेक्टर्स में देखेंगे जिस तरह से वहां कलेक्शंस होनी चाहिए, जिस तरह से ग्रोथ होनी चाहिए, शायद कोरोना के वजह से वहां उस सेक्टर्स में काफी ब्रेक लगा हो, चाहे वो टूरिज्म हो, एविएशन हो, इन सारे सेक्टर्स में काफी ज्यादा एक डाउनफॉल्स रही हैं। ओके डॉक्टर अर्पिता, क्योंकि दो तीन चीज़ें और इस कोरोना काल के बीच जो उम्मीद की जा रही है कि वित्त मंत्रालय और वित्त मंत्री महोदय इस पर शायद कुछ स्पेसिफिक ज़्यादा हों। एक जो इंडस्ट्री है पूरी की पूरी वो है फार्मा इंडस्ट्री को लेकर, एपीआई इंडस्ट्री को लेकर। इसके अलावा आपने जिसकी बात की आईटी सेक्टर को लेकर कहा जा रहा है। साथ ही साथ इसमें हम वर्ल्ड जो लीड करने की बात हो रही है उसका स्कोप नज़र आता है। जी, जेनरिक मेडिसिन में अगर आप देखेंगे, जेनरिक मेडिसिन में इंडिया $20 बिलियन के जेनरिक मेडिसिन एक्सपोर्ट्स करते हैं। एंड जस्ट इमेजिन कितनी बड़ी मार्केट है कि इंडिया से $20 बिलियन हम जेनरिक मेडिसिन हम एक्सपोर्ट करते हैं। सो वी आर लिटरली सप्लाइंग जेनरिक मेडिसिन टू अक्रॉस द वर्ल्ड। इंडिया में आप देखें, अगर आप किसी भी अच्छे हॉस्पिटल में चले जाएं या फिर प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स है या वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के हॉस्पिटल्स हैं, you will see a large number of patients outside, or they are deprived of cheaper medicines. Cheaper medicines नहीं होने की वजह से you see the kind of in the health sectors में. So generic medicines, I mean, these are available at 1/10 of the price. फार्मा में कितना कुछ हो सकता है अगर हम इंडिया में बैठ करके $20 बिलियन के जेनरिक मेडिसिन हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारे हर एक प्राइमरी सेंटर्स में ये जेनरिक मेडिसिन हम प्रोवाइड करके वी कैन चेंज द इंटायर गैमेट ऑफ हेल्थ केयर सेक्टर इन इंडिया। ओके, यानी आपका मुनीन सर कि हेल्थ केयर सेक्टर है जहां पर निवेश की काफी ज्यादा
गुंजाइश स्कोप दिखता है और उसके लिए तैयारी भी काफ़ी नज़र आ रही है। डॉक्टर अर्पिता, एक आखिरी कमेंट मैं चाहूँगा आपका कि अलग अलग अगर हम सेक्टर वाइज देखें और निवेशक जो अब तक आए हैं पिछले अगर ख़ास तौर पर 7 वर्षों के आंकड़ों को देखें, ट्रेंड पॉजिटिव नज़र आ रहा है, लेकिन इस बार क्या खास सेक्टर या फोकस आपको लगता है कुछ स्पेशल अनाउंसमेंट निवेशकों के नज़रिए से बजट में? देखिए, अगर आप रेवेन्यू अर्निंग और सेक्टर्स देखें तो हेल्थ टेक सेक्टर, जो टेक्नोलॉजी में, हेल्थ केयर में जो टेक्नोलॉजी है, जैसे हमारा गवर्नमेंट का एक विजन भी है यूनिवर्सल हेल्थ केयर और इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड सिस्टम, ये जो टेक्नोलॉजी एरियाज है इसमें डाइवर्सिफाई करके काफी इन्वेस्टमेंट, हम अगर टारगेटेड अट्रैक्ट करना चाहे तो हम हेल्थ टेक में काफी इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर सकते हैं। एडू टेक में भी हम काफी इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर सकते हैं। अभी भी हमारा एजुकेशन काफी कुछ ही स्टार्टअप्स है जो बहुत फास्ट ग्रो कर रहा है, मगर बहुत इन्वेस्टर बैठे हैं जो इस सेक्टर को इन्वेस्ट करना चाहते हैं। एक और सेक्टर जहां पे इन्वेस्टमेंट हो सकता है जो देश के बहुत बेनिफिट में है, फिनटेक प्रोडक्ट्स एंड फिनटेक एंड फाइनेंशियल प्रोडक्ट सेक्टर। अगर आप देखिएगा कि हम जब एसएमईज को टच करने की कोशिश कर रहे थे, हमारे पास ना तो एसएमईज के लिए इनोवेटिव प्रोडक्ट है, ना तो हम रेट बैंक का दे सकते हैं। ये जगह पे स्टार्टअप्स लोग और फाइनेंशियल सेक्टर काफी अपने इनोवेटिव प्रोडक्ट्स ला सकते हैं। सो फाइनेंस जो कि हमारा एक बड़ा एफडीआई है, वो एफडीआई ला सकता है। ओके, एफडीआई को अगर आप इंडिया में सर्विस सेक्टर एफडीआई लाता था, मगर जिस सर्विस सेक्टर में आपको एफडीआई ला रहे थे, कई सारे सेक्टर्स थोड़ा डाउन जा रहा है। जैसे सर ने ऑलरेडी पॉइंट किया है कि हमारा टूरिज्म और कुछ सेक्टर डाउन जा रहा है। इमीडिएटली टूरिज्म में एफडीआई नहीं आता, आपको टूरिज्म में एफडीआई लाने के लिए आपको रिटेल के थ्रू एफडीआई को लाना पड़ेगा। अगर आप रिटेल के थ्रू एफडीआई लाओगे तो उसकी बैक एंड एफडीआई में टूरिज्म आता है और मैन्युफैक्चरिंग आता है। इसीलिए थोड़ा सोचना पड़ेगा कि किसी हाल पे हम एफडीआई लाएंगे। हमारा कैश एफडीआई का ठीक ठाक है, काफी सारे में इंक्रीज हुआ है, कैप ठीक ठाक है। प्रॉब्लम है कंडीशन में, कंडीशन को हमको देखना पड़ेगा और उसके लिए जरूरी है कि सेंटर के साथ साथ स्टेट जो एनवायरनमेंट है वो भी दुरुस्त किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो अर्थनीति के आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही, और हमारा मकसद था ये समझाने कि असल में बजट से पहले किस तरीके की तैयारियां हैं और इकोनॉमी के रिवाइवल की दिशा में जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो ऐसे में निवेश कितना बड़ा टूल है और उसके लिए क्या स्कोप नजर आता है आने वाले वित्तीय वर्ष में। आज फिलहाल इतना ही, नमस्कार।